नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, मैं डॉक्टर श्यामल किशोर, रेस्टलाइन होम्योपैथी। सॉल्व्ड केसेस की श्रृंखला में आज का केस 37 वर्षीय एक पुरुष रोगी का है जो मेरे पास अस्टलिटी यानी बंधत्व की तकलीफ के लिए आए। शादी के 12 साल हो जाने के बावजूद भी कोई प्रेगनेंसी उनके वाइफ को आज तक नहीं रही थी। पति पत्नी दोनों आए, दोनों काफ़ी उदास दिख रहे थे। मैंने पूछा क्या बात है, बताइए क्या तकलीफ़ है। तो उन्होंने बताया कि शादी के 12 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई संतान हम लोगों के नहीं हुए। हमने सभी तरह के प्रयास किए लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल रही है। हमने तो प्रयास छोड़ दिए थे, बीच बीच में कई बार प्रयास किए फिर छोड़ दिए, कितना खर्चा करें। लेकिन इस बार आपके बारे में पता चला तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आपसे इलाज करवा कर देखें। मैंने पूछा कि संतान नहीं हो रहे हैं, इससे आपको सबसे बड़ा तकलीफ क्या है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उससे समझने की कोशिश करते हैं कि उसका मेन कंसर्न क्या है, आने का मुख्य कारण क्या है, क्या चीज़ है जो उसको दुखी कर रहा है, क्या चीज़ है जो उसे बीमार बना रहा है। तो रोगी ने बताया कि सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें इस बात का है कि कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं और घर के सभी लोग हमसे काफ़ी अपेक्षाएं रखे हैं। घर के बड़े लड़के होने के नाते हमारे माँ पिताजी और मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं सबको हमसे काफ़ी उम्मीदें रहती है। और जब कोई हमसे उम्मीद रखता है तो मुझे चिंताएं और ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे को मामला हो या घर के किसी और कोई भी मामला, अगर किसी ने कुछ मेरे से कोई काम कर दिया तो हमारी चिंताएं शुरू हो जाती है। जब तक मैं उस काम को पूरा नहीं कर देता तब तक मुझे शांति नहीं मिलती है। और मेरे माँ पिताजी बोलते हैं कि तुम घर के बड़े लड़के हो और इस घर को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ बच्चे तो होने ज़रूरी हैं, इसलिए चाहे कुछ भी प्रयास करो लेकिन बच्चे होने ज़रूरी हैं। मैं बोला कि परेशानी कहाँ आती है, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बताया कि हमारा स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाता है, कभी 20,000 के नीचे भी चला जाता है, कभी 25-30,000 से ज़्यादा मिलियंस में नहीं जाता। और यही कारण है कि कभी प्रेगनेंसी आज तक नहीं रह पाई। हम लोग दवा लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन ये इतना नहीं हो पाता कि जिससे कि प्रेगनेंसी रह पाए। वाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी डॉक्टर दोनों आदमी की ट्रीटमेंट चालू रखते हैं और हम दवाएं भी कभी बंद नहीं करते। हाँ, बीच बीच में निराश होकर के दवाएं कई बार हमने बंद कर दिए क्योंकि इसमें बहुत सारे खर्च हो जाते हैं। किसी भी गायनिक के पास जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बड़े बड़े से जांच रिपोर्ट, फिर इलाज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर हम लोग परेशान होकर के इलाज या कोई फ़ायदा नहीं दे करके बंद कर देते हैं। लेकिन हमारे घर के लोग मुझे चिंतित करते हैं। मैं बोला क्या चिंतित करते हैं। तो रोगी ने बताया कि जब भी हम घर में जाते हैं तो माहौल बिल्कुल शांत शांत सा रहता है, ना चेहरे पर किसी की खुशी रहती है। ये देखिए मेरी वाइफ कैसे चेहरा बना करके बैठी है। जब हम घर पर जाते हैं पूरे दिन काम करके तो मैं देखता हूँ कि घर पर सबका चेहरा उतरा हुआ रहता है। सबके मन में एक ही बात रहती है कि अभी तक घर में कोई चिराग पैदा नहीं हुआ, घर में कोई संतान नहीं हुआ। मेरे माँ पिताजी भी दुखी रहते हैं और कोई दुखी रहे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहे, सब लोग की तबीयत हरी भरी रहे, सब लोग मस्त रहे, उनकी खुशियों में हमारी खुशी होती है। लेकिन मैं जब जाता हूँ तो देखता हूँ घर का माहौल शांत, दुख, ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है।
मैं नहीं चाहता कि किसी के भी चेहरे पर ना खुशी हो या किसी के जीवन में निराशा हो। किसी के जीवन में निराशा, दुखी, अफसोस या घर का माहौल, मुझे बिल्कुल रौनक चाहिए, खुशी चाहिए। शांत या दुखी बिल्कुल पसंद नहीं है। और यही मेरी चिंता का विषय है कि मैं इतना सब लोगों का केयर करते हुए भी मैं घर के लोगों को खुश नहीं कर पाया। मैं बोला कि और क्या परेशानी है? बोले डॉक्टर साहब यही परेशानी है। मैं जो भी दवा लेकर के आता हूँ डॉक्टर से, 2 टाइम के बदले में 3 टाइम लेता हूँ ताकि जल्दी रिजल्ट मिले, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि पता नहीं मैं घर के लोगों को खुश कर पाऊँगा या फिर मैं भी खुश नहीं रह पाऊँगा इस तरह के माहौल में, क्योंकि जो भी देखे सबका चेहरा उसी तरह से उदास और मलिन रहता है। तो मुझे भी अब लगने लगा है कि लगता है कि मैं अपने ही घर में मैं खुश नहीं रह पाऊँगा, जबकि मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहे और तंदुरुस्त रहें। फिर मैंने उसके काफ़ी डिटेल केस टेकिंग भी किया, हर तरह के लक्षण पूछे, उसके स्वभाव, उसके नेचर, नींद, सपने, खाना पीना, शौक, रुचि अरुचि, इन सभी सारे डिटेल केस टेकिंग के बाद मुझे एक ही चीज़ जो महत्वपूर्ण लगा और जिसके आधार पर हमने दवा का चुनाव किया। हमारे इस रेशनलाइज्ड होम्योपैथी में पेशेंट के कॉमन वर्जन को हम रिपर्टरी के रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके दवा का सिलेक्शन करते हैं, और ये कॉमन वर्जन को, कॉमन एक्सप्रेशन को रूब्रिक्स में बदल करके, रिपर्टाइजेशन करके दवा चुनाव की इस रेशनलाइज्ड पद्धति में दवा का चुनाव बहुत ही आसान हो गया है। और हम ऐसे बहुत सारे डिफ़िकल्ट केसेस सॉल्व किए हैं जिसको जान करके आश्चर्य होता है कि कितनी आसानी से हम राइट सिमिलम मेडिसिन तक पहुंच जाते हैं। इस केस में आपको दवा तक पहुंचनी है। आइए एनालिसिस करते हैं कि हमने क्या दवा दिया होगा। सबसे पहले इस केस में रोगी को मेन चिंता क्या थी? आप कहेंगे कि हर मंदत्व वाले रोगी को, हर एस्टेरिलिटी वाले रोगी को एक ही चिंता होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी का अपना एक सोच होती है, मकसद होती है, दवा लेने का कारण होता है। इस केस में रोगी का सबसे मुख्य मकसद क्या था कि लोगों को खुश करना। घर के लोग दुखी हों ये उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और लोगों की अपेक्षाएं इनसे ज़्यादा थी। तो रोगी को चिंता का मुख्य कारण था क्या? लोगों की अपेक्षाएं। तो यहाँ एक रूब्रिक है, एंजाइटी when anything is expected of him। Anxiety when anything is expected of him, यानी रोगी को चिंता क्या है? जब उससे किसी की अपेक्षाएं होती है और रोगी उस अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है तो इसे बहुत खराब लगता है। तो इस रोगी का मेन चिंता का यही बात थी कि जो घर के लोगों की अपेक्षाएं थी, रिश्तेदारों की, समाज की, इससे अपेक्षाएं थी कि घर में कोई चिराग पैदा करे, बच्चा उत्पन्न करे, बच्चा पैदा करे, लेकिन वो अपनी कमियों के चलते आज तक नहीं कर पाया था। इसके अलावा जब कोई जगह से दवा लाता था तो एक के बदले 2 बार के बदले 3 बार 4 बार लेता था। चाहता था कि जल्दी से रिजल्ट मिले, कैरी डिजायर टू बी फास्ट। चाहता था कि वो दवाओं उसे जल्दी बीमार से स्वस्थ की तरफ ला दे। कैरी डिजायर मतलब अस्वस्थ से स्वस्थ की तरफ ला दे, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी में। और यहाँ हम और रूब्रिक ले सकते हैं, ड्रिंकिंग मोर देन शुड। जितना उसे चाहिए था उससे ज़्यादा पीता था या खाता था दवाएं। उसने बताया कि घर में कोई दुखी हो, नाराज हो या माहौल शांत हो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। किसी तरह का माहौल शांत, दुखी
या नेगेटिव माहौल उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ एक रूब्रिक है, सोम्बर, एवरीथिंग दैट इज सोम्बर एवर्जन टू, मतलब रोगी को किसी भी तरह के काली चीज़, शांत चीज़, दुखी देने वाली चीज़ या डिप्रेसिव माहौल पसंद नहीं था। कोई भी चीज़ हो, माहौल हो, वस्तु हो, सोम्बर दैट इज एवरीथिंग दैट इज सोम्बर एवर्जन टू, उसे नफरत होती थी। और बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करना नहीं चाहता था, स्वभाव का एवरेज, क्योंकि बहुत दिन दवा लेने के बाद वो थक जाता था, फिर दवाएं छोड़ देता था। उसे लगता है कि अब उसमें सफलता नहीं मिलेगी, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, उसके स्पर्म काउंट पहले की तरह या फिर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएंगे। और उसे लगता है कि मैं लोगों को अब खुश नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दवाएं ले रहा हूँ, आज तक कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और लगता था कि अब मैं इस घर में, अपने ही घर में खुश नहीं रह पाऊंगा। डिल्यूजन, हैप्पी, ही विल नेवर बी हैप्पी इन हिज ओन हाउस, वो अपने ही घर में खुश नहीं रह पाएगा या रह पा रहा है। इन सभी रूब्रिकों को जब हमने रिपीटेशन किया तो दवा आई आर्सेनिक एल्बम। हमने आर्सेनिक एल्बम LM पोटेंसी में रिपीटेड डोज में सुबह शाम चालू करवाया, और चालू होने के बाद बीच बीच में हमने 10 दिन का ब्रेक भी दिया। LM पोटेंसी 0/2 से शुरू करते 15 दिन चालू किया, फिर 10 दिन गए, फिर 15 दिन चालू किया। इस तरह से 6 महीने के अंदर उनका स्पर्म काउंट मोर देन 50 मिलियन हो गया, और उनकी प्रेगनेंसी भी 7वें महीने में रह गई। यानी उनकी वाइफ कंसीव हो गई 7वें महीने में, और इसके बाद वो काफ़ी खुश हुए कि जो प्रयास या जो लोगों की अपेक्षाएं थी अब पूरा हुआ, और हम कुछ ही दिनों में बच्चे का जन्म देने वाले हैं। और इस तरह से हम बहुत सारे स्टेरिलिटी के केसेस सोल्व करते हैं जहां रोगी पूरी तरह से निराश हो चुका होता है। कई केसेस सामने आते हैं तो मेरा प्रयास यही रहता है कि पति पत्नी दोनों की केस टेकिंग करते हैं। इस केस में भी हमने दोनों की केस टेकिंग किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कमी किस में है ये पता नहीं चलती है। खैर इस केस में तो पता था, लेकिन हम सब केस में दोनों का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और उसमें हमें अच्छी सफलताएं मिलती है। धन्यवाद।